नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं न्यूज का ये खास शो देश प्रदेश, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल जगत से जुड़ी उन तमाम खबरों को जिनका सरोकार है राज्यों से पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। यानी कि अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर हम पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केरल और महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई केंद्र की चिंता। केंद्रीय गृह सचिव ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिव के साथ की हालात की समीक्षा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी बैठक में हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। देशद्रोह कानून के बढ़ते दुरुपयोग पर जताई चिंता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, देश की बेटियों ने ओलंपिक में बढ़ाया देश का गौरव। सम्मान और अवसर मिलने पर बेटियां निकल जाती हैं आगे। लोकतंत्र का गुर सिखाने के लिए लेह पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन। और राजस्थान में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला परिषद और पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान हुआ खत्म। 4 सितंबर को होगी मतगणना। तो सबसे पहले खबरें देखते हैं दक्षिण भारत से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि केरल और महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने आज शाम केरल और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी शामिल हुए। दरअसल दोनों राज्यों में दैनिक संक्रमण के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और आज ही स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि केरल में टेस्टिंग और पॉजिटिव लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने की जरूरत है। होम आइसोलेशन वालों की बेहतर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, कोरोना महामारी का खतरा जो है वो अभी टला नहीं है और केरल और महाराष्ट्र ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार जो है मामले तेजी के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब ये जो मीटिंग हुई है, क्या कुछ ठोस नतीजा निकलकर सामने आया है इस बैठक के जरिए? देखिए, निश्चित तौर पे केरल में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कल बीते 24 घंटे में 31,000 अकेले केरल से मामले दर्ज किए गए। अगर टोटल हम बात करें 46,000 जो केस आया है ओवरऑल देश का, तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन केरल और महाराष्ट्र का रहा है। और ऐसे में चिंता बढ़ जाती है कि कैसे इसको कम किया जाए। आज इसीलिए केंद्रीय गृह सचिव ने केरल और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के साथ साथ वहां के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग की है, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी भी थे। हेल्थ सेक्रेटरी ने पीपीटी के जरिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दोनों राज्यों की स्थिति को बताया और उसमें जो भी जरूरी कदम उठाने की बात है उसको राज्य को निर्देश दिया गया कि वो जरूरी कदम उठाए। क्योंकि जरूरी इस बात को लेकर के है कि केरल में लगातार जो मामले इतने बढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें कुछ ही दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय, हेल्थ सेक्रेटरी और एनसीडीसी के डायरेक्टर गए थे वहां पर। वहां के मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई, वहां के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक हुई और पूरे राज्य की समीक्षा की गई कि कैसे कोविड के मामलों को कम किया जाए। और केंद्र सरकार ने कुछ सुझाव भी दिए थे जिसपे अमल लाने की बात की गई थी। खासतौर पे जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की बात है वो बहुत कम हो रहा है केरल में। वैक्सीनेशन की रफ्तार भी कम है और ज्यादातर जो मरीज है 80% मरीज होम आइसोलेशन में है, तो उनका ठीक से देखभाल किया जाए, ये राज्य को कहा गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी मामले बढ़े हैं, उसमें भी जो 5 सूत्री रणनीति है जिसमें टेस्ट, ट्रेस, ट्रीटमेंट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और
वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज किया जाए, क्योंकि ये भी देखने में आया कि हाल में जो त्योहार आया उसमें लोगों ने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया, जिसके वजह से मामले अचानक तेजी से उछाल मामलों में देखा गया है। और आने वाले दिनों में चूंकि त्योहार का मौसम आने वाला है सितंबर अक्टूबर में, ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो केस और बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा नितेंद्र के त्योहारों का मौसम आने वाला है और ऐसे में सावधानी नहीं बरती गई तो ये और ज्यादा मुश्किल का सबब बन सकता है। और आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि केरल और महाराष्ट्र में टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने की जरूरत है। क्या कुछ इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं, क्या कुछ इसके लिए किया जा सकता है? देखिए, जो आज केंद्रीय गृह सचिव की जो बैठक है उसमें खास तौर पे इस बात पे जोर दिया गया कि केरल और महाराष्ट्र हर हाल में मामले को कम करे और इसके लिए जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, जो कम से कम एक आदमी पॉजिटिव होता है तो उसके कांटेक्ट में आए 20 से 25 लोगों की टेस्ट किया जाए, उसको ट्रेस किया जाए। साथ ही साथ जो होम आइसोलेशन में मरीज है उन पे कड़ी नजर रखी जाए और जहां पे जरूरत हो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखने की तो वो भी कदम उठाया जाए। साथ ही साथ जो RT-PCR जो टेस्ट है उसको बढ़ाने की बात की गई है। केरल में RT-PCR टेस्ट कम हो रहे हैं। साथ ही साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के लिए कहा गया है केरल को कि आप वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करें ताकि संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने में मदद मिले। तो एक बहुत अहम बैठक थी, इसमें यही जरूरी दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि इसका कितना अमल हुआ और इसका क्या असर देखने को मिला। अगर हम पिछले जो है 24 घंटे की बात करें तो देश भर में जो कोरोना के नए मामले सामने आए हैं उनमें इन्हीं 2 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 79% केस जो हैं वो सिर्फ इन्हीं 2 राज्यों से हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि केंद्र की चिंता बढ़नी लाजमी है और इसी सिलसिले में जिस तरह से ये बैठक हुई है, इसे एक महत्वपूर्ण बैठक हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ इसमें एक खाका तैयार होगा जिसमें ये निकल के सामने आएगा कि किस तरह से हमें इसके लिए रणनीति बनानी है। जी बिल्कुल, देखिए केरल में जो मामले बढ़े हैं उसके वजह ये भी देखा जा रहा है कि जो पिछले दिनों ओणम का फेस्टिवल था या उससे पहले जो त्योहार था उसमें काफी भीड़ भाड़ देखा गया बाजारों में और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते नजर नहीं आए वहां के लोग। तो ये एक चिंता का विषय रहा और यही वजह माना जा रहा है कि अचानक के मामलों में काफी से तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तो इसको कैसे कम किया जाए, लोगों को भी जागरूक किया जाए कि वो कम से कम मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, साथ ही साथ टीकाकरण टीका जरूर लगवाएं। तो ये तमाम ऐसे एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया है राज्य सरकार को और लोगों को भी जागरूक करने के लिए कहा गया है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर पालन करें। तो ये चूंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी वहां गए थे, उससे पहले केंद्रीय टीम वहां गई थी। विशेषज्ञों की जो 8 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा मामले पाए जा रहे थे वहां पर उन्होंने दौरा किया था और उन जमीनी हकीकत का जायजा भी लिया था। तो उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए थे जिला प्रशासन को। तो ये तमाम कदम केंद्र की तरफ से उठाए जा रहे हैं राज्य के सहयोग के साथ। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर होता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि तमाम कदम उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों के सहयोग के साथ, लेकिन बहुत जरूरी है कि लोग जागरूक बने, खुद वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो ना छोड़ें और उसे अपने जीवन में अपना लें, तभी इन तमाम केसेस से बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत साझा करने के लिए। और केरल राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आज केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार कोविड मामलों पर रोक लगाने में नाकामयाब रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड संबंधित वास्तविक मुद्दों पर काम करने के बजाय प्रचार करने में लगे हुए हैं। और तेलंगाना के स्कूलों और कॉलेजों को 1 सितंबर 2021 से खोल दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों को कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए खोले जाने की छूट दी गई है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में सभी सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को 1 सितंबर से खोलने के आदेश जारी कर दिए गए थे। और हैदराबाद में नंद कुमार सिंह चौहान सेंटर फॉर जीनोमिक्स अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जीनोमिक्स 21वीं सदी का प्रमुख उद्योग होगा जिसका देश और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। आजादी के 75 वर्षों में भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में
कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आईटी उद्योग ने 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं मानता हूं कि जीनोमिक्स 21वीं सदी का एक प्रमुख उद्योग होगा जिसकी देश और समाज निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कोरोना काल की चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं और भविष्य में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या होने वाली है। एक प्राथमिक चिंता यह है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज आबादी को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। जीनोमिक्स हमें आने वाली चुनौतियों से लड़ने में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस समय दिल्ली के दौरे पर हैं। आज उन्होंने दिल्ली में पुलिस मेमोरियल का दौरा किया और शहीद जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री बसवराज अपनी इस यात्रा के दौरान दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर संबंधित विषय पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा मैसूर गैंगरेप की घटना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उनकी सरकार ने इसे बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। दोषी बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। It's really totally unwanted, unfortunate incident. Right. My government has taken it very seriously, and we are after them, and we're trying to hear from the victims also, and we are joining the dots. Very soon they'll be caught, and they'll be booked to justice. और पुडुचेरी में आज से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। पहले दिन सदन में उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने इस बात पर खुशी जताई कि ये राज्य सभी 81 उपकेंद्रों में चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की दशा बदली और 81 उपकेंद्रों को वेलनेस सेंटर में तब्दील किया है। अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि जिला प्रशासनों ने लोगों को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए सही समय पर कदम उठाए। उन्होंने कोरोना काल के दौरान अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के समर्पित भाव का सम्मान किया और उनकी निष्ठा की सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष में राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और उपलब्धियों का जिक्र किया। और अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और 4 सप्ताह में छत्तीसगढ़ की सरकार से जवाब मांगा है। जिलाधिकारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के 2 आपराधिक मामले दर्ज कराए थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशद्रोह कानून के दुरुपयोग के मामले चिंताजनक हैं। दरअसल एसीबी के पूर्व चीफ जीपी सिंह के सरकारी बंगले समेत 15 ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी में आय से अधिक संपत्ति और कुछ दस्तावेज मिले थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आज शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर रोजी रोटी नहीं कमा सके तो फिर उस शिक्षा का क्या महत्व। मुझे याद है जब हम पहले पूछते थे क्या कर रहे हो, बीए कर रहा हूं। बीए के बाद क्या करोगे? एमए करूंगा। एमए के बाद क्या करोगे? लॉ करूंगा। लॉ के बाद क्या करोगे? पता नहीं। ऐसी शिक्षा का क्या अर्थ? विद्यार्थी कुंठा के शिकार हो गए। अगर शिक्षा आजीविका प्रदान करने का सामर्थ्य ना दे सके वो शिक्षा तो अधूरी है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश शासन की यह प्रतिबद्धता है, मुख्यमंत्री के नाते मेरी प्रतिबद्धता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हर संभव उपाय आपके सहयोग से हम करेंगे और मध्य प्रदेश को इस मामले में अग्रणी राज्यों की पांत में ले जाके हम खड़ा कर देंगे।
और मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के 2 दिवसीय महाअभियान के दूसरे दिन लोग बढ़ चढ़कर सामने आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस 2 दिन के दौरान कई वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा किया और लोगों से लगातार अपील करते रहे कि वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि इसके बाद कोरोना संक्रमण हुआ तो वो जानलेवा नहीं होगा। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि सितंबर माह तक सबको पहली डोज लगा दी जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में समाज के हर वर्ग से सहयोग मांगा है। जो हमने महा वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण 25 और 26 अगस्त को आयोजित किया था, उसमें कल 25 अगस्त को पहला दिन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सफलता का रहा। हमारा टारगेट तो था 21,30,000 हमें वैक्सीन लगाने थे, पर हमारे जनता के उत्साह और हमारे सभी प्रशासकीय अमलों की मेहनत से हमने 24,20,374 लोगों को कल वैक्सीन लगाया है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। फर्स्ट डोज की हम बात करें तो 18,79,387 लोगों को हमने फर्स्ट डोज लगाया और 5,40,987 लोगों को हमने सेकंड डोज लगाया। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में अब टोटल मिलाकर 65% लोग वैक्सीनेट हुए हैं। आज हमारा दूसरा दिन है उसका और हमें ऐसी उम्मीद है कि आज भी हम हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे, बल्कि उसको हम पार करेंगे। हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर आज लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने छात्रों को संबोधित किया और कहा कि आज देश की बेटियां पूरी दुनिया में गौरव बढ़ा रही हैं। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में बेटियों ने जिस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, उसकी राष्ट्रपति ने तारीफ की और कहा कि समान अवसर मिले तो बेटियां आगे निकल जाती हैं। आज हमारी बेटियां हमारे समाज और देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा रही हैं। हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में हमारी बेटियों के प्रदर्शन से पूरे देश में गर्व की भावना का संचार हुआ है। आज प्रत्येक क्षेत्र में हमारी बेटियों ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है। समान अवसर मिलने पर प्रायः हमारी बेटियां हमारे बेटों से भी आगे निकल जाती हैं। और कानपुर के हेरामनपुर में एक घर की छत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकान गिरने की घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य चलाने और पीड़ितों की सहायता करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर के डीसीपी अनूप सिंह ने बताया कि एक 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर की छत गिरने से एक परिवार के 4 लोग मलबे के नीचे दब गए। अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों ने 3 लोगों, पत्नी, बेटी और बेटे को मृत घोषित कर दिया। एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। रिजवी रोड बेकनगंज में एक 3 मंजिला बिल्डिंग का जो सबसे ग्राउंड फ्लोर था, उसकी छत गिर गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग, जिसमें पति, पत्नी और उनकी बेटी 7 साल की और 3 साल का बेटा मलबे के नीचे दब गए। उसमें जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे उनकी पत्नी, उनका बेटा और जो बेटी थी, इन 3 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जो उनके पति हैं, इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर इनकी हालत को स्थिर बता रहे हैं। आगे जो भी विधिक कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। और अब खबरें बिहार और झारखंड से। कोरोना के काबू में आने के बाद बिहार सरकार धीरे धीरे लोगों को सहूलत दे रही है और इसी कड़ी में आज यानी कि गुरुवार से राज्य में अनलॉक 6 लागू हो गया है। 140 दिनों के बाद राज्य अनलॉक हुआ है। इस साल गत 9 अप्रैल से राज्य के सभी धार्मिक स्थल बंद थे, जिन्हें आज से लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा दुकानें, मॉल, स्कूल, कॉलेज,
कोचिंग संस्थानों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही साथ लोगों से कोविड अनुकूल व्यवहार करने की अपील की गई है। और खबरें देश के उत्तरी राज्यों से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दौरे पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का लेह एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने राजनिवास में उपराज्यपाल लद्दाख के सांसद से क्षेत्र में विकास और जन कल्याण के कार्यों के बारे में चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को लेह में पंचायती राज संस्थानों और हिल काउंसिल के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक के माध्यम से ये ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत बनाने के मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों को जागरूक किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की थी। सरकार ने कहा हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल कर रहे हैं। सरकार भी जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहती है और इसीलिए यहाँ पंचायतों के चुनाव कराएंगे ताकि सत्ता की सबसे नीची इकाई का विकेंद्रीकरण कर सके। जनता के चुने लोग पंचायतों में आ सकें। सरकार यहाँ पर चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। परसीमन होने के बाद सभी दलों से चुनाव चर्चा कर सरकार ने कहा है कि हम यहाँ चुनाव प्रक्रिया की बहाली करेंगे। और अब खबरें राजस्थान और हरियाणा से। तो राजस्थान में पंचायत चुनावों के मद्देनजर गांव की सरकार के लिए आज प्रथम चरण का मतदान हुआ और इसके लिए ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। कोविड नियमों का पालन करते हुए लोग मतदान करते हुए देखे गए। पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। जिला परिषद और पंचायत के लिए इस बार 3 चरण में मतदान हो रहे हैं। इन चुनावों के बाद किस पार्टी का जिला प्रमुख बनेगा और किन पंचायतों में प्रधान, उसकी असली तस्वीर सामने आ जाएगी। पहले चरण में आज 6 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले गए। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिलों में लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। तीनों चरण पूरे होने के बाद मतगणना 4 सितंबर को होगी। तो इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।